कर दे रहा हूँ स्लाइड, आप फटाफट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। चलो एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया है, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कीजिए। देखिए दो क्वेश्चन इसमें दिया है, एक तो क्वेश्चन दिया आपको, पढ़ो इस क्वेश्चन को, बोलता क्या है, जो आपके वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस पे आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आजा भाई, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है उस पे दिया हुआ आपको टाइम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। दो चीजें इसमें पूछी हैं, पहली चीज जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है वो ये है कि रेट बताइए एट 20 सेकेंड, जब 20 सेकेंड पे रेट बताइए, मतलब आपको बताना है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैंने ऐड करके दिया है वो एवरेज रेट बिटवीन 20 टू 80 सेकेंड, 20 से 80 सेकेंड के बीच में आपको क्या बताना है, एवरेज रेट बताना है। तो 20 से 80 के बीच में आपको एवरेज रेट बताना है एक चीज, और दूसरी चीज है कि एट 20 सेकेंड आपको रेट बताना है। फटाफट पहले 20 सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट बताइए क्या होगा। मैं हाँ जल्दी फटाफट मैं एक बार चैट खोल लूं, मुझे मैसेज कीजिए, जो जो लोग कैलकुलेट कर लिए मुझे फटाफट मैसेज कीजिए। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, छोड़ो यहाँ तो है ही पोल, तो मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, अगर आ जाए तो। हाँ आ गया, ठीक है। तो पहले इंस्टेंटेनियस रेट का आंसर दीजिए कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, उसके बाद जब आप एवरेज निकालिएगा तो मुझे मैसेज करके बताइएगा कि सर एवरेज ये आएगा। बिल्कुल आसान सा फर्जी सा क्वेश्चन है यार, कोई मेहनत नहीं है। करो फटाफट, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है अभी। प्रत्युष डिफरेंशिएट करने की जरूरत है क्या, देखो तो डिफरेंशिएशन याद करो, ग्राफ में डिफरेंशिएशन होता क्या है। वाह, आउट ऑफ 30 11 लोगों ने आंसर दिया, और क्या आंसर दिया, गजब। करो 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 बेटा करो, करो रायता फैला रहे हो, करो। करो करो, क्या बात है, क्या आंसर आया, मतलब आउट ऑफ 29 17 लोगों ने आंसर दिया है, और उसमें मैक्सिमम जनता ने गलत आंसर दिया है। बहुत समस्या है सर।
रुचिका गलत है बेटा। प्रत्युष सर कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे? कौन सा कोफिशिएंट चाहिए भाई तेरे को? देखो मेरे पास हेडफोन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो मैसेज में ही बताना मेरे को। मुझे हेडफोन लगा, मुझे पता नहीं चलेगा अगर तुम ऐसे बोलोगे तो। मैं ऐसे डिसेबल ही करता हूँ आपको अनम्यूट। जब अनम्यूट करने वाली सीन आएगी तो मुझे मैसेज करना, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा ताकि सिस्टम से मैं आवाज़ सुन पाऊँ। सर मेरा सही है। कौन सा सही है भाई प्रत्यय? मैंने देखा नहीं बेटा। कोएफिशिएंट क्यों पता करना है इसमें प्रत्युष? जरूरत क्या है कोएफिशिएंट पता करने की? प्रत्यय गड़बड़ है बेटा। किसने किसने इसका आंसर? सुरभि गड़बड़ है बेटा। सुरुचि गड़बड़ है। रुचिका गड़बड़ है। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो ये बताओ। शुभांगी सही है बेटा। प्रियांशु सही है। प्रत्युष सही है। अब जाके लगता थोड़ा बुद्धि काम किया है ना। कुंदन गड़बड़ है। रजिया गड़बड़ है। प्रत्युष सही है। यार याद करो, देखो याद करो रेट। गणित में याद करो। गणित में एक चीज आपको सिखाई जाती है कि भाई साहब आप कोई भी ग्राफ जब बनाते हैं, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जब कोई भी आप ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में एट एनी इंस्टेंट जब हमको टेंजेंट निकाल, अच्छा याद करो, छोड़ो ये नहीं याद है तो ये तो याद रख, ये तो याद ही होगा कम से कम। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ याद है? ठीक है। अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है और किसी टाइम पे अगर आपको इंस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया गया, ये दिख रहा है ना इधर, हाँ, मान लो ये ऐसा है, ये सेम कहानी मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ आपके पास टाइम है। बोला है बताइए कि इस टाइम पे मान लो ये टाइम है ए, तो बोला ए टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, मान लो S1 है, ठीक है, चलो कुछ भी है। तो बोलता है कि भैया बताइए कि इस टाइम पे ए टाइम पे आप बताइए कि आपका वेलोसिटी कितना होगा। तुम क्या बोलते हो सर? वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? ds बाई डी टी। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो ds बाई डी टी क्या होगा? तो सर ds बाई डी टी क्या होगा? इस जगह का स्लोप। स्लोप अपन कैसे निकालते हैं? तो भैया यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस टेंजेंट को देख लो कि y पे कितना काट रहा है, x पे कितना काट रहा है, उन दोनों का सिंपली रेशियो ले लो। या ऐसे बोलते थे कि ये क्या होगा? tan थीटा होगा। tan थीटा होता कितना है? तो सर y पे जितना काटा, x पे जितना काटा, उन दोनों का रेशियो। तो बस अपन पता कर लेते थे। कैसे पता करते थे? कि भैया ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, अपना खेल खत्म हो गया। वो समझ में आ रहा है जो कहानी बताई यहाँ पे, ये वेलोसिटी वाला? या ये भी पार कर गया? जल्दी बताओ फटाफट कि सर ये जादू हो गया। किसको किसको खोपड़े में ये नहीं गया सर ये स्लोप वाली कहानी? पार है कहानी ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे कभी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलता था कि भैया, नहीं आया समझ में? चलो देखो, इतने देखो फिर से। हमारे पास फिजिक्स वाला क्वेश्चन है नहीं, वरना मैं फिजिक्स वाला क्वेश्चन ही देता आपसे। कभी आपको कभी सिखाया गया था कि भाई साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है ds बाई डी टी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो सर वो होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब बोला जाता है कि भाई साहब अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ दे दिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, मान लो ये ग्राफ में दे दे रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ कुछ, चलो थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं ऐसे दे दिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ दे दिया, ठीक है। बोला कि बताइए इस टाइम पे आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम कैसे करते थे? मान लो ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का कुछ इक्वेशन है, y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ इक्वेशन है, ठीक है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे कि हम बोलते थे कि भैया अगर आपको इस जगह पे वेलोसिटी निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये tan थीटा निकालना है। तो कैसे निकालते थे, तो सर y इक्वल टू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी करेंगे। ये s है, ये t है, तो y की जगह मान लेना कि भैया s है और x की जगह t है। लो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, s इज इक्वल टू a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। तो अब बोला कि ds बाई डी टी करो, तो ds बाई डी टी किया तो क्या हो गया अपने पास, ये आ गया 2a टी प्लस b, ठीक है। c का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब अपने को पता चल चुका है कि 2a टी प्लस b जो होता है वो क्या होता है अपने पास, स्लोप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइम पे, ये टाइम जो भी वैल्यू दी हुई, मान लो ये दिया हुआ 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये 5 सेकंड दिया हो तो यहाँ पे 5 पुट कर दिए, ए का वैल्यू अपने को पता रहता था, बी का वैल्यू पता रहता था, अपने पास ds बाई डी टी आ जाता था। लेकिन अपने पास ये तब आता था जब अपने को इक्वेशन दिया होता था। मान लो इक्वेशन नहीं दिया हुआ है और पूछा कि भैया बताइए इस जगह पे क्या होगा वेलोसिटी, तो बेसिकली हुआ क्या, ds बाई डी टी करने का मतलब क्या है, हमने स्लोप बना दिया। गणित वाले इतने तो समझते हो कि सर स्लोप बना दिया। अब हमने स्लोप बनाया, ds बाई डी टी सिंपली क्या है, स्लोप है। स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा पता करना कि वहां पे tan थीटा कितना बना। वो tan थीटा क्या होगा, तो भैया y पे जितना काटा, x पे जितना काटा, इन दोनों का रेशियो ले लेना। इन दोनों का रेशियो ले लिया तो इस जगह पर अगर मुझे किसी तरह से पता चल जाए कि भाई साहब ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, तो इन दोनों का रेशियो तो मेरा काम बन जाए। या मुझे डायरेक्टली ये एंगल अगर पता चल जाए तो मैं बोल दूंगा tan थीटा है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे दिया हुआ, बोलता क्या है कि 20 सेकंड पे बताइए। तो आपको ग्राफ का इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ 20 सेकंड में आपको ये पता है कि भैया 20 सेकंड पर अगर मैं एक स्लोप बनाता हूं तो y को कितना काट रहा है और x को कितना कितना काट रहा है, y को कितना काट रहा है, x को कितना काट रहा है, तो अपने को पता चल चुका है tan थीटा। देखो मैं इसको यहीं पे बताता हूं आपको। क्यों भाई, सौरभ देख के क्यों गुस्सा हो जाएगा, सौरभ सर देख के क्यों गुस्सा हो जाएगा, ऐसा क्या है, कुछ गड़बड़ बता दिया क्या, ऐसा है प्रत्युष? अरे याद आया मेरे को एक चीज, चलो लास्ट में बात करना, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा इस जगह पे आपसे पूछा था कि भैया बताइए कि आपके पास रेट कितना होगा, ठीक है। तो देखो इस जगह पे क्या होगा, हम इस जगह पे क्या कर दिया, एक स्लोप ड्रॉ कर दिया। ये जो स्लोप आपको दिख रहा है ऑलरेडी यही स्लोप है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपने को स्लोप ड्रॉ किया तो ये स्लोप जो है, इस स्लोप का tan थीटा जो होगा वही अपने पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है अपने पास, तो डीसी बाई डी टी वही चीज हो जाएगी। तो अपन यहाँ लिख ले रहे हैं कि भैया डीसी बाई डी टी जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा अपने पास, तो दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ठीक है। डीसी बाई डी टी हो गया, तो वो लेंथ कितनी है अपने को, तो वो लेंथ दी है 0.3 और ये वाला लेंथ अपने को कितना दिया, तो देखो ये 40 से थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है आई गेस। एक मिनट को तो मैं फटाफट इसको देख लूंगी, 40 दिया है या 40 से थोड़ा ज्यादा दिया है। देखो ये 40 से थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि ये 40 से थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, तो अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, अपन फटाफट लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई, मान लो 40 ज्यादा दिया है तो अप्रोक्सीमेटली मान लो कि ये 42 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करो तो देखो ये कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, फटाफट डिवाइड करके देखो, 0.3/42। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है कि ये 0.0071 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना, 7.1 इंटू 10⁻⁻3, मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। अभी भी ईमानदारी से बताओ, किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, एकदम ईमानदारी से बताना। और एक चीज और बताना है, जो लोग ईमानदारी से बता रहे हो जिसको स्लोप नहीं समझ में आता है, स्लोप समझ में आता है वो बोलो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया लेकिन स्लोप मेरे को पता है, और सर ना ही हमको स्लोप पता है ना हमको ये पता है, दोनों नहीं पता है। बोलो भैया। प्रियांशु बोला पूरा समझ में आया, प्रत्यय बोला सर दोनों समझ में आ गया, सब पता है, शुभांगी बोली सब पता है, चला गया दिमाग में। ठीक है भाई, जिसको आ गया दैट इज ओके, जिसको नहीं आया उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि आधी जनता जिसको नहीं आता ऐसे बैठी होगी। शुरू हो गया सर का बाउंसर, छोड़ो क्लास से चलते हैं। हाँ जी बोल लो भाई, जिसको नहीं आया है, चलो ठीक है। अच्छा बस गलती हो गई थी, ठीक है बेटा, गुड। तो आपका देख लो रिजल्ट, जो लोग वोट किए हो, देखो देखो क्या किए हो,
5 लोगों ने सही आंसर दिया था और बाकी जनता तो खैर आंसर न पता नहीं किस हिसाब से अच्छा सी ओ सर कुछ तो तुक्का मार दिए थे 20 सेकंड देख के, है ना। चलो ठीक है, लो शेयर कर दिया रिजल्ट, मैंने देख लो अपना रिजल्ट। चलो ठीक है, एनीवे अब क्लियर है, चलेगा। चलो ठीक है, तो मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि एवरेज रेट बिटवीन 20 टू 80 सेकंड, 20 से 80 सेकंड के बीच में एवरेज रेट बताना है। चलो एवरेज रेट करो फटाफट, क्या होगा, स्टार्ट हो जाओ। कोई ऐसा बोलना चाहता है कि सर इसमें निगेटिव होगा, तो बेटा नहीं, वो 40 मान लो। हाँ अच्छा, शिवानी बोल रही है 40 लिया था, तो बेटा 40 लिया तो कोई गलती थोड़ी आएगा, तो 40 में भी आ जाएगा आंसर। बट ये है कि थोड़ा सा वो मेरे को लगता है कि वो 8 के आसपास पहुंचने लगेगा, हो सकता है, ठीक है, या फिर मिडिल में आ जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा 40 ज्यादा लोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 40 लेने पे रुको एक मिनट, मैं देखता हूँ कि 40 लेने पे क्या समस्या आने वाली है, जस्ट मिनट। देखो 40 लेने पे ना एग्जैक्टली 0.75 आएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो 75 आने में समस्या ये है कि 75 आएगा तो फिर थोड़ा सोच सकते हो, नहीं कोई भी, फिर भी कोई समस्या नहीं है बेटा, यूनिट देख लो। 8 तो ये बोल सकता था सर 8 इंटू 10⁻², ठीक है, तो वहां पे यूनिट बोल रहा हूं मैं, पावर देख लो, सॉरी। तो पावर जब आप देखोगे तो दिख रहा है कि वो -2 वाला है, तो -2 तो होगा नहीं, वरना 8 इंटू 10⁻³ होता तो समस्या होता। क्योंकि अपने पास आ रहा है 75, तो 75 कहाँ रखें, मतलब 7 में रखें कि 8 में रखें, और एग्जैक्टली 75 आ रहा है, तो ये समस्या हो सकता था। हालांकि जिसको याद है वो समझ सकता है कि सर 75 आया, फिर भी हम 7 में ही रखेंगे, उसको 8 में नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो भी। चलो एनीवेज ठीक है। ओके शुभांगी ने बता दिया, बेटा फटाफट बता एवरेज रेट क्या होगा 20 से 80 सेकंड के बीच में। 20 से 80 सेकंड के बीच में एवरेज रेट कितना होगा। अब सही आ रहा है, रुचिका ने आंसर दे दिया, सुरभि ने आंसर दे दिया, प्रत्यय ठीक है बेटा। प्रगति ठीक है बेटा, चलो ठीक है। ओके फाइन, तो अपन यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। अपने को दिख रहा है कि भाई साहब अपने पास जो रेट होगा वो सिंपली अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। एवरेज की बात कर रहे हैं, डेल्टा सी कितना आ रहा है 20 सेकंड पे, देखो सी कितना था, तो सर 20 सेकंड पे 0.2 था, ठीक है, ये 20 सेकंड पे 0.2 था। 80 सेकंड पे कितना है, ठीक है, तो सर 80 सेकंड पे कितना है, तो ये लगभग लगभग देखो 80 सेकंड पे लगभग लगभग, देखो एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, लगभग लगभग ये कितना हो चुका है, 0 के करीब आ चुका है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 करीब नहीं है, लगभग लगभग 0 के करीब आ चुका है, देखो ये 80 सेकंड पे। अगर देखा जाए तो देखो ये 80 सेकंड पे लगभग लगभग क्या हो गया, 0 के करीब आ गया है, ठीक है बेटा। रेट निगेटिव नहीं लिखेंगे प्रत्युष, ओके। चलो तो अपने को दिख रहा है कि यार 20 सेकंड पे तो 0.2 था, 80 सेकंड पे लगभग लगभग 0 के करीब आ गया, मतलब चेंज कितना हुआ कॉन्सेंट्रेशन का, तो लगभग एग्जैक्टली नहीं, लगभग अपने पास जो चेंज हुआ है वो हुआ है 0.2 का, ठीक है। 0.2 से कहाँ आ गया, 0 आ गया, तो 0.2 का, ठीक है। टाइम कितना लगा है 20 से 80 सेकंड में, तो सर टाइम लगा है अपने को 60 सेकंड। किसी को इसमें समस्या है तो भैया इसको पूरा और भी लिख दूं मैं, तो ये ऊपर वाला है 0.2 माइनस लगभग 0, और नीचे वाला कितना है, तो 80 माइनस 20, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया 0.2 बाई लगभग 60, और ये सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आई गेस आ रहा है ये 0.00333 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 3 पॉइंट,
या तो ऐसे ही लिख लो, कोई समस्या नहीं, या तो 3 ऐसे लिख सकते हो कि 3 × 10⁻³ या फिर 0.0033, ठीक है। तो आपके पास रेट आ चुका है। यूनिट इसका क्या होगा? तो सर इसका यूनिट हो जाएगा अपने पास, जस्ट मिनट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोलर पर सेकेंड, तो कैपिटल M पर सेकेंड या मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है कि सर समझ में नहीं आया रेट कैसे लिखा? कहना चाहता है सर जादू हो गया है? क्लियर है अब? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर जादू हो गया है, समझ में नहीं आया रेट लिखना? बढ़ सकते हैं अब आगे? चलो ठीक है। तो सर अपने को यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पता नहीं यार कहाँ फिजिक्स में जाना पड़ गया। ओके चलो मैं शेयरिंग हटा दे रहा हूँ। चलो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम रेट लिखना सीख लिए हैं इनके टर्म से, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म में। अब बात ये करना है अपने को कि रेट डिपेंड किस किस चीजों पे करता है, ठीक है। तो कहीं भी किसी रिएक्शन का जो रेट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए मेनली अपन 3 फैक्टर्स बोलते हैं। पहला दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा और तीसरा दैट इज टेम्परेचर, ठीक है, और जो तीसरा है वो है कैटलिस्ट, ठीक है। तो अपने पास 3 चीजें जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है कैटलिस्ट, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक चीज मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। अगर ये दोनों में से कुछ बदला, इन दोनों में से कुछ बदला तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, और इसके साथ क्या होगा अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन का जो रेट है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। अगर ये दोनों में से कोई कहानी बदलती है तो अपने पास एक टर्म आने वाला है रेट कांस्टेंट, वो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, इसको डिनोट करते हैं के से, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम याद हो तो वहां तो के सर बहुत बार देखे थे, के एफ के बी वाली चीज तो हम बहुत बार देखे थे कि के एफ बाई के बी कहीं कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इसका रिलेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले आते हैं इसके ऊपर कि भैया कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो यहां पे एक नियम आता है जिसको बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। अब रेट लॉ पहले कहता क्या है ये सुन लो, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। रेट लॉ कहता है कि भाई साहब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर समथिंग एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो पहले एक चीज लिखता हूं ऐसे इस तरीके से कि अपने पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, ठीक है। मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, अभी इसको पहले समझ लो क्या है। तो बोलता क्या है कि जो रेट होगा वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। पहले मतलब क्या बोला कि रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर समथिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे मैंने पावर दे दिया है y और यहां पे मैंने पावर दे दिया है z। तो रेट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर समथिंग
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ए या जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बी, ये मस्ट बी द एक्टिव मास, ये एक्टिव मास होने चाहिए। एक्टिव मास का मतलब वो होता है जो एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये सर यहाँ पे तो ए बी सी डी यूज किया, यहाँ वाई और जेड दिख रहा है, तो होता क्या है कि जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में आपको दिखेगा क्या कि वाई जो है वो ए दिख रहा है और ये जो जेड है वो बी दिख रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि वाई और जेड जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो हम मैक्सिमम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी वाई और जेड जो है वो स्टोसिमेट्रीज के बराबर हो जाएंगी मैक्सिमम में, सारे में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हमेशा पॉसिबल तब है जब अपने पास रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री हो, बट मैं जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है किसी केस में ये वाई ए के बराबर हो, किसी केस में वाई बी के बराबर, जेड बी के बराबर हो, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, y, z ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये जो है y और z ये हो सकते हैं कि स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो सकता है ना भी हो, मतलब जो है ये y जो है ये a के बराबर हो जाए और ये जो z है वो b के बराबर हो जाए। ठीक है, फटाफट बताओ कि इतने में क्या ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर अपने जीवन में कोई समस्या नहीं है तो मैं रेट को कुछ इस तरीके से लिख लूंगा, जब तक समस्या कोई नहीं बता दे तब तक मैं रेट सिंपली ऐसे बोलूंगा कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। और इसको देख के आपको एक चीज याद आती होगी, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम याद करो, इक्विलिब्रियम में क्या लिखते थे, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर समथिंग, ऊपर में होता था अपने पास प्रोडक्ट, नीचे में होता था रिएक्टेंट। तो ये वाली जो चीज है ना वो कुछ नहीं है, सिंपली वही वाली कहानी है, उसका आधा पार्ट है। ठीक है, तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट का पावर ए, प्रोडक्ट का पावर बी। मैक्सिमम केसेज में ये कोएफिशिएंट्स के बराबर होगा, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। y और z जो दिया हुआ है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं। हाँ बोलो, अब मुझे फटाफट बताओ कि इस पूरे कहानी में किसको समस्या है कि सर जादू है। देखो स्टेटमेंट्स इसमें खतरनाक हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन इसके बिल्कुल आसान है, कुछ मेहनत नहीं करना क्वेश्चन में, लेकिन स्टेटमेंट्स खतरनाक हैं। स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि भैया रेट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्टिव मास टू द पावर समथिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास टू द पावर समथिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो जो समथिंग कहलाएगा वो होगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, वो हो सकता है कि स्टोसियोमेट्री के बराबर हो, जो ए के आगे लगा हुआ है इसके बराबर, ये बी इसके बराबर हो। बिल्कुल याद करो इक्विलिब्रियम अपन क्या करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर ए, ठीक है, उसके आगे जो स्टोसियोमेट्री लगता था उससे ऊपर भेज देते थे बी टू द पावर बी। तो अपन जो वहां करते थे वही यहां भी होने वाला है, उससे कुछ अलग नहीं होने वाला जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछे कि क्या ये y a के बराबर होगा और z b के बराबर होगा, ये सही बात है, तो हो भी सकता है, नहीं भी। y और z एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे, थ्योरेटिकली पता करने का कोई तरीका नहीं है। बोलो, अब एक एक करके क्वेश्चन पे बात करते हैं। एडवांस के क्वेश्चन में स्टोसियोमेट्री के इक्वल नहीं होगा, ठीक है प्रत्युष, हाँ कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ एडवांस वालों को थोड़ा मतलब तुमको बेसिक्स कराने में मजा आता है तो बेसिक्स ज्यादा कराते हैं। ठीक है सर, एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। हाँ बेटा देखो, जब हम बात करते हैं अपने पास एक्वस सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पे एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाता है।
जब एक्वा सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो गया तो कहानी बदल जाती है, ठीक है। तो याद करो वहां पे भी आपको बताया जाता था प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड तो उसके जगह 1 रख लो, ठीक है। ऐसा बताया जाता था कि वहां पे कुछ यूज ही मत करो, कुछ लिखना ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे वो सेम कहानी यहाँ वैलिड हो, इसी का प्रोडक्ट था। अगर याद हो तो वहां पे बोलता था फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया, तो वही तो कहानी है यहाँ पे। यहाँ पे हम बस बात कर रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, फिर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूंगा। इतने में किसी को समस्या है तो जल्दी बोलोगे सर समस्या समझ में नहीं आया। जल्दी बोलो। वर्षा बोलिए सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसको सबने लिख लिया है या स्क्रीनशॉट है जो भी ये कर लिया है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सिंपली जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर समथिंग, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट है ये तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर समथिंग वाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर समथिंग जेड। मुझे नहीं पता कि वाई जेड क्या है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। वाई जेड जो भी होगा वो किसी भी गिवन रिएक्शन का प्रैक्टिकली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होगा। मुझे नहीं पता, मैं देख के नहीं बता सकता कि इसमें वाई और जेड की वैल्यू कितनी होगी, मुझे नहीं पता ये वाई जेड कितना होगा। मुझे रिएक्शन लिख के दे देगा फिर भी, यहाँ 2 5 10 लगा के दे देगा तो भी मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये वाई जेड, ये वाई जो है वो ए के बराबर हो जाए और ये जो जेड है वो बी के बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है। और आपके केस में मैक्सिमम जगह ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब बात थियरी की करेंगे, जब बात अपन क्वेश्चंस, जब अपने बात इस रिलेटेड करेंगे कि क्या वाई और ए बराबर हो या जेड और बी बराबर हो, हमेशा तो नहीं, ऐसा बराबर नहीं होगा। तो हम इसको सिंपली चाहें जब y a के बराबर हो गया और z b के बराबर हो गया तो मैं इसके लिए रेट लिख सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। कब? जब y a के बराबर हो गया और z b के बराबर हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि y और z ये दोनों ही क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। चलेगा? सर एक्टिव मास 1 क्यों होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए? आराम से, ठीक है, फुर्सत में बात करेंगे इस पे। एक्टिव मास के डेफिनेशन को याद करना, ठीक है। चलो चलेगा, ठीक है, ओके। अब अपने को पता है बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि भाई साहब अगर आपके पास कहीं प्रोपोर्शनलिटी आता है तो हट के कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसको पहले मैं लिख दे रहा हूं, इसका डेरिवेशन जो भी है इसमें जो चीजें आने वाली वो लिख दे रहा हूं। लास्ट में मैं स्टेटमेंट बिल्कुल लिख दूंगा बोर्ड पे, समझा तो दिया ही है, बोर्ड पे लास्ट में मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है। चलो, तो अपने पास आ गया कि सर अगर अपने पास ऐसा है कि ये प्रोपोर्शनलिटी आ गया तो वहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के अपन कांस्टेंट लगाएंगे। तो मैं इस वाले में कांस्टेंट लगा रहा हूं, ठीक है, इस वाले में नहीं लगा रहा, इस वाले में लगा रहा हूं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। बट ध्यान रखना इस चीज को, ओके। चलो नहीं मिटा रहा हूं। ओके, चलो मैं इधर वाले में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहा हूं और यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ठीक है। तो अपने पास ये रेट का फुल फॉर्म में ये अपने को पूरे में अपने को इक्वेशन मिल चुकी है कि भैया रेट कैसे लिखेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एक कांस्टेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोसिमेट्री, रिएक्टेंट टू द पावर स्टोसिमेट्री इस केस में अगर वैलिड है तो, ठीक है। तो अपने पास ये आ चुके हैं पूरे के पूरे रिएक्शन के लिए रेट लिखना, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने लिख लिया के, ठीक है। इस के को बोलते हैं अपन रेट कांस्टेंट,
ये के क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इस के की जो यूनिट है वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और यही के जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि दो चीजें जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, तीन चीजें जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो पहला हो गया कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा हो गया टेम्परेचर, तीसरा हो गया कैटलिस्ट। तो अब इस देखो रेट कैची कैची के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बदला तो ये कहानी बदल जाएगी। और अगर देखो इधर ध्यान से, मैं तीन जो चीजें बताई थी उनका तीनों का यहाँ पे यूज दिखा दे रहा हूं कैसे रेट बदल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बदला तो ये ए और बी में से कुछ कहानी बदल जाएगी। और अगर टेम्परेचर या कैटलिस्ट बदल गया तो अपने पास के बदल जाएगा। चाहे ये बदले चाहे ये बदले, इसको तो बदलना ही है। तो इसी तरीके से ये तीन फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेंगे और एक फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेगा। मुझे फटाफट बताओ कि कितनों के खोपड़ी में ये नहीं गया रेट कांस्टेंट वाली कहानी कि सर रेट कांस्टेंट क्या है और फैक्टर्स कैसे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्टिव मास लिक्विड कुछ कांस्टेंट ही होता है, इसलिए तो क्या ये बेटा आप लास्ट में बात करते हैं, ठीक है? पता नहीं मैसेज आपको ओपन हो गया। सर ए और बी भी चेंज हो सकता है कभी? बिल्कुल ए और बी चेंज होगा मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं बोल रहा हूं बार बार कि ए और बी बदल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके स्टोसियोमेट्री के बराबर हो। फॉर अ टाइम बिंग मैंने स्टोसियोमेट्री के बराबर मान के ये समझा दिया है। जो अगर ए और बी बदलेगा तो ये क्वांटिटी बदलेगी, ये थोड़ी बदलेगी, ये क्वांटिटी आपके पास बदल जाएगी। चलेगा? इतने में देखो और फटाफट मुझे बताओ कि कोई चीज है जो समझ में नहीं आई, जल्दी बोलो। चलेगा? चलो ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं। अब बात कर लेते हैं अपन इस वाई जेड से रिलेटेड एक और चीज के बारे में, जिसके लिए मैंने इसको यहां छोड़ दिया था। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज known as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ऑर्डर क्या चीज है? तो भैया ऑर्डर कुछ नहीं है, y प्लस जेड है। ध्यान रखना, ऑर्डर अपने पास क्या चीज है? तो सर ऑर्डर जो है ये y प्लस जेड है। कोई भी रिएक्शन दे दिया उसमें ये y और z, अगर आपके पास ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ लिखा हुआ है तो उसमें y और z का सम कर दो, वही क्या कहलाएगा? रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो इस ऑर्डर के बारे में आपको जाननी जरूरी है। वो पहली चीज कि ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो भैया ऑर्डर की वैल्यू 0, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, निगेटिव, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, 0, नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, मतलब रेशनल इरेशनल का बस पंगा मत लगाना। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ये कभी समस्या मत लेके आना कि सर यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ कभी -1/2 लिखा हुआ है, तो क्या ये गलत है? 0 लिख दिया तो गलत है? नहीं, ये जो है भाई साहब, ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर इंटीजर, 0, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर, 0 और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही। ठीक है, तो चाहो तो यहां लिख लो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही। तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर समझ में नहीं आई? फटाफट बताओ। किसी को इतने में समस्या है कि सर ये कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आई? ठीक है, तो इसको छाप लीजिए फटाफट। ऑर्डर क्या है, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ठीक है, आपके लिए जो रेट लॉ आएगा वो कैसा होगा। ठीक है, एक दो रेट लॉ लिखने का एग्जांपल करके टाइम हो रहा है 9:50। ठीक है, तो टाइम अपने पास थोड़ा कम है,
तो एग्जाम्पल्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो फाइनली अपन रेट लॉ लिख लेते हैं। मैं बोलोगे सर रेट लॉ तो लिखे ही नहीं। चलो ठीक है। At any temperature, rate is directly proportional to concentration of reactants या बेसिकली बोल लो एक्टिव मास टू दी दिख रहा है क्या यहां तक, टू दी इसको मिटा दे रहा हूं मैं, टू दी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर। ठीक है, तो रेट लॉ क्या बोलता है? तो रेट लॉ बोलता है कि भाई साहब किसी भी टेम्परेचर पे, ऑब्वियस है टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो किसी भी टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के समथिंग पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो समथिंग पावर जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, अपने लिए वो स्टोइकोमेट्री के बराबर मैक्सिमम केसेस में रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन प्रगति सर हम लोग केमिकल इक्वेशन को देख रहे हैं, लॉ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना? नहीं बेटा, अगर आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है नहीं होता है ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, 10 बज चुका है। ठीक है, तो अपन एलिमेंट्री रिएक्शंस वगैरह क्या होता है अगली क्लास में बात करेंगे, और इस ऑर्डर की कहानी को और आगे अगली क्लास में लेके जाएंगे। थियोरी वाली कहानी यहाँ तक है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन में थोड़ी सी थियोरी वाली चीजें वो करेंगे, और फिर अपन आ जाएंगे इस ऑर्डर पे वापस, और फिर अपने पास इंटीग्रल जितने भी इक्वेशंस बनते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, या डिफरेंशियल के जितने इक्वेशंस बनते हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, यहां तक में कहानी में कोई समस्या तो फटाफट बता दो, कोई चीज है जो समझ में नहीं आई, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर जादू हो गया है। सर बोर्ड्स में ऐसा होगा कभी कि स्टोइकोमेट्रिक इक्वल ना दिया हो? अब नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होगा तो आपको रिएक्शन मेंशन करके दे देगा। ठीक है, रिएक्शन में आपको अलग से रेट लॉ लिख के दे देगा, भले आपके रिएक्शन देखो ऐसा दे देगा, रिएक्शन लिख दिया मान लो इस तरीके का, ठीक है, लेकिन रेट लॉ उसमें अलग तरीके से वो खुद ही लिख के दे देगा। तो आप खुद ही लिख के जब दिख रहा है कि भैया ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, मतलब अपनी वाली कहानी कौन सी है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वाली कहानी है। हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यार मैं सोचा था हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने के लिए, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन करें उससे पहले कि अपन उसको कंप्लीट कर ले, आइसोमरिज्म को कंप्लीट कर ले। आई गेस आइसोमरिज्म आप लोग पढ़े हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट स्टिल आइसोमरिज्म पहले करेंगे फिर हाइड्रोकार्बन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्स तो पढ़े हो ना, आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर्स पढ़े हो, स्टीरियो में भी कुछ चीजें पढ़ ली है, ऑप्टिकल पढ़े हो आई गेस, सही बोल रहा हूँ? कुछ बोलोगे? स्ट्रक्चर्स पढ़े हो और स्टीरियो पढ़े हो? ठीक है, स्टीरियो सॉरी वो बोला था मैं। हाँ, ऑप्टिकल पढ़े हो, ज्योमेट्रिकल बाकी है और कन्फर्मर्स बाकी है। ठीक है, अच्छा ऑप्टिकल में कुछ बाकी था, क्या बाकी है भाई? हाँ बेटा बोलो शुभांगी, क्या बाकी है? शुभांगी अच्छा ऑडियो ऑन नहीं कर रहे हैं ना, एक मिनट, जस्ट मिनट में ऑडियो ऑन करना है। हाँ बेटा एक मिनट कर रहा हूँ। हाँ अब करो, बोलो। तो
बोलो। सर ऑप्टिकल में तो सर दो टाइप है ना सर, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन तो मैं बोल ही रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं पढ़े हो, कॉन्फ़िगरेशन में आप पढ़े। ऑप्टिकल में क्या बोले बेटा, ऑप्टिकल में कंफर्मेशन थोड़ी है। सर मतलब ऑप्टिकल में तो स्टीरियो में, हाँ स्टीरियो में दो है, तो सर फिर ये ऑप्टिकल में भी तो सर बस सर आरएस नॉमेनक्लेचर ही तक है क्या? देखो, ओके, देखो आपके पास तीन चीजें पढ़नी थी, एक तो ज्योमेट्रिकल पढ़ना था, एक ऑप्टिकल पढ़ना था, और एक कन्फर्मर्स पढ़ना था। जिसमें कन्फर्मर्स में आपके पास आ जाता है जो जितने जैसे हॉर्स वाला फॉर्मूला, सीसॉ फॉर्मूला हो गया, या फिर अपने पास ये एक और भी होता है, मुझे ध्यान एग्जैक्टली वर्ड क्या है वो, हाँ, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स पढ़ने हैं, वो सारी चीजें आती हैं। तो वो आई गेस आप नहीं पढ़े हो, आप पढ़े हो हाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन आता है, ठीक है, माय बैड, न्यूमैन आता है या सीसो आता है, वो कन्फर्मर्स में पढ़ना है। और आपके पास ऑप्टिकल्स में तो आपको पता है जैसे इनैंसियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, आरएस कॉन्फ़िगरेशन वो। और ज्योमेट्रिकल में आपके पास हो गया इजेड हो गया, ठीक है, ट्रांस हो गया, ठीक है। चलो, तो आप लोग ऑप्टिकल पढ़े हो, ज्योमेट्रिकल बाकी है और कन्फर्मर्स बाकी है, ठीक है। जरूर जरूर यार, म्यूट करने का मैं परमिशन होगा, हाँ कर बोलो। सर ऑप्टिकल में तो सर बस आरएस नॉमेनक्लेचर ही तक हुआ सर, उसमें डायस्टीरियोमर्स और सर मेसो कंपाउंड ये सब तो है ना सर हाँ ऑप्टिकल्स तो में? ये सारे पढ़ने हैं ना, फिर ऑप्टिकल का मतलब सर ही क्या नहीं है, पढ़े मेसो। हैं सर, ये नहीं पढ़े हैं सर हम लोग, ठीक है, बस सर कायरलिटी स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट हुआ था कायरलिटी से, इनैंशियोमर का डेफिनेशन था, फिर मिरर इमेज देखे थे, फिर उसको रोटेट किए थे, और फिर सर आरएस नॉमेनक्लेचर बस। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, fine। इतना ठीक ही है, तो पढ़े। अपन शुरू से, ठीक है, शुरू से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। फिर सर प्रोजेक्शन वगैरह भी नहीं पढ़े होगे आई गेस। नो सर, सर पढ़े वैसे हो वो। कन्वर्जन पढ़े हो? अरे बेटा तू तो पढ़ी है ना, तू तो मेरे से एक दिन पूछ रही थी। यस सर, सर वो तो सर वो सेंटर पे पढ़ाई थे सर। सर लेकिन अच्छा, वहां पे सेंटर पे पढ़ा भी था, यहाँ पे वाई में सर वो मेसो कंपाउंड उतना अच्छे से नहीं हुआ था, मतलब डायस्टीरियोमर्स मेसो कंपाउंड उतना सही से नहीं हुआ था। मेजो कंपाउंड मस्त नहीं हुआ अच्छे से। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं अपन पढ़ लेंगे, सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। यस सर। जब पढ़ेंगे तो सारे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तुम थोड़े बोर हो गए, थोड़े टॉर्चर हो गए, बट पढ़ेंगे सारे, ठीक है। चलो, तो अपने पास, चलो कल 12th का आ गया आपका, सॉरी 12th का बोलता हूँ मैं, जे नीट का आ गया, 12th वाले खुश हो गए, यहाँ से एग्जाम तो होगा चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कितनों को दुख हुआ ये देख के जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं दुख नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि किसको, मतलब कोई ऐसा है जिसका ओपिनियन है कि नहीं सर नहीं होना चाहिए था एग्जाम, तो ऐसा कहना चाहता है। देखिए क्या बोलिए सर, हम तो बहुत खुश हुए। अच्छा यहाँ एक चीज है, ठीक है, अदिति, हाँ, अदिति बेटा समझ में आया आज की क्लास, ये पार हो गया, कहाँ गई? गुड, ठीक है, चलो ठीक है, किसी दिन अपन बातें करेंगे यार, वीडियो ऑन करके बात करेंगे, मैं चाहता हूँ किसी दिन वीडियो ऑन करके सब आमने सामने बात करें, ठीक है। बहुत दिन हो गया, 3 महीना होने को है, मतलब हाँ, जून जुलाई अगस्त आधा खत्म हो चुका है, तो एक दिन किसी दिन वीडियो ऑन करके अपन बातें करेंगे। कल 12th वालों के साथ आशीष सर बात कर रहे थे, आप ही लोग के साथ बात कर रहे थे, किसी के साथ A1 सेक्शन के साथ आई गेस, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार बेटर आइडिया है कि अपन सामने सामने बात करेंगे, ठीक है। तो किसी दिन मैं टाइमिंग रखता हूँ, थोड़ा गप्पे हाँकेंगे अपने, ठीक है। जिसकी जो समस्या हो अपनी अपनी समस्या बताना, जो भी समाधान हो पाए वो अपन समाधान करेंगे, ठीक है। डेट टाइम आप लोग का ही रहेगा, आप लोग डिसाइड करके बताना कि संडे वनडे को यार जिस दिन कोई काम वाम नहीं होगा, जिस दिन फुर्सत में बैठेंगे उस दिन अपन थोड़ा बैठ के गप्पे हाँकेंगे। ये वीडियो ऑन करके बात करेंगे, ऐसे नहीं, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा ना वो सेशन में अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो यार ये क्या बात हुआ, मतलब तुम मुझे देखो मैं ना देख सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता, ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब मैं कब तक कैमरे से बात करूंगा बताओ, मैं तो इमेजिन करते करते भी थक चुका हूँ, इमेजिनेशन में मेरी जवाब दे चुकी है, वही बोलती बस बेटा अब ना हो पाएगा छोड़ दो। अदिति बोले सर हम तो रोज फुर्सत में है। हाँ बेटा ठीक है, तो अपन किसी दिन और एक्स्ट्रा फुर्सत निकालेंगे, मेरे लिए थोड़ा फुर्सत कम है, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं मेरे से इसलिए, पर ठीक है यार क्या करें, थोड़ा कष्ट है। चलो ठीक है, तो हर दिन संडे जैसा ही, हाँ बेटा बोलो।
सर वो सर टेस्ट में जो सर क्वेश्चंस था सर, अभी जो सर टेस्ट नहीं हुआ था सर गूगल फॉर्म पे। अच्छा, सॉल्यूशन का टेस्ट। यस सर, सॉल्यूशन का। तो सर उसमें सर एजियोटॉप से सर जो क्वेश्चंस थे सर, वो सर उसका सर कैसे करना है सर उसको अटेम्प्ट? देखो एजियोट्रॉप के क्वेश्चन है तो उसको तो रट्टा ही मारना है, कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा। ठीक तो है। कितना एग्जाम्पल याद करना होगा? हाँ, तो रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर एजियोट्रॉपिक जैसे डिस्कस थे ना कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, यही वाला ना। कौन यस सर, कौन हाँ, कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम बना रहे हैं, और वो सर प्रॉपर्टी वाला। स्ट्रेंथ भी पूछा था कि कितना HCl का स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि। रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसका, वो रट्टा सही मारना। नहीं था सर, बोलो HCl प्रगति। से HCl वाला नहीं आ रहा था। यार मुझे पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन था। ठीक है, मैं सर देखता हूँ एक बार क्वेश्चन, ठीक है। सर उसमें तो मोस्टली सर एग्जाम्पल्स वाला एक क्वेश्चन था। हाँ तो फिर खुश हो जाओ, तब तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन थे तो फिर तो खुश हो जाना सर चाहिए, तो और क्या। एग्जाम्पल याद भी तो होना चाहिए। क्या हो हाँ गया? सर, सर एग्जाम्पल याद भी तो होना चाहिए सर, वो सब एग्जाम्पल पहली बार देख रहे थे। हाँ तो फिर ठीक है ना, पहली बार देख, अब देख लिया ना, तो दूसरी बार ध्यान रखना, और क्या। अच्छा ठीक है सर। सर ये बहुत खतरनाक वाला आंसर है, ये देख लिया, दूसरी बार ध्यान रखना। देखो ऐसा है कि रट्टा मारना है बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत चीजें जैसे इसमें हुआ या सरफेस केमिस्ट्री हुआ, कुछ चीजें इसमें ऐसी मिलेंगी जो आपको याद ही रखनी है, जो रट्टा मारनी है। ठीक है, जो ट्रॉप्स कौन कौन से बनाते हैं। सर उसका एक बार क्लास टेस्ट हो जाता, उसके बाद मेजर टेस्ट में आता तो सर ध्यान भी रहता। तो, सीधा सर मेजर टेस्ट में ही आ गया था। अच्छा, सीधा मेजर टेस्ट में आएगा, क्लास टेस्ट तो हुआ ही नहीं है। चलो ठीक है, ओके। देखता हूँ यार, पॉसिबल हुआ तो चलो ठीक है, अब से मैं ध्यान रखूंगा कि पहले काइनेटिक्स जैसे अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका पहले कुछ मतलब क्लास टेस्ट काइंड ऑफ हो जाए और फिर मेजर टेस्ट को। ठीक है, अभी यस थोड़ा सर। समस्या हो जाता है यार, मतलब। चलो एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। ज्यादा कुछ आज पढ़े नहीं, बस थियोरेटिकल बातें की है। ठीक है, क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन किए। आगे आज कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या कोई चीज पूछनी है, कुछ पूछना चाहता है कोई? चलो एक क्वेश्चन है ऐसे ही, एक रैंडम सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली कल एक बच्चे ने, कल 11th क्लास से एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ, ऐसा कहते हैं, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, तो पहले तो वो जो पढ़ा रहा हूँ वो तो अपने आप में एक, मतलब लोगों की तो हालत खराब हो जाती है कुछ कुछ चीजें देख के। और ऐसा नहीं कि लोगों के स्टूडेंट्स की हालत खराब होती है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की। ठीक है, और उसको समझने में, मतलब बिल्कुल उसका समझना है, वो अलग ही साइंस है, वो अलग ही चीज ही है, वो सारी फिजिक्स वहां पे चली जाती है तेल लेने। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा कैसे हम मान लें कि क्वांटम मैकेनिक्स जो आप कहते हैं सर, उसमें न्यूटन का लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि उसकी तो कहानी शुरू वहीं से होती है कि आप जो फिजिक्स पढ़े वो फिजिक्स यहाँ वैलिड नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम ये प्रूव कर पाए, कोई ऐसी चीज जो तुम बता सकते हो जिससे ये बता, जिससे हम समझा पाए, कोई मुझे समझा सकता है, बेसिकली मुझे समझाओ कि सर क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता, इसका कोई एग्जांपल या किसी तरीके से मुझे समझा सकते हो? मतलब ऐसा चीज मत दे देना, ऐसा मुझे इक्वेशंस मत बना कर दे देना वो क्वांटम वाले कि सर ये क्वांटम के इक्वेशंस हैं, तो सर ये पकड़ो और इससे आप समझ लो। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सर NLM में बेटा सर मास फिक्स होना चाहिए था ना, तो सर अरे क्वांटम। यार एक 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 सेकंड हो गया बेटा, ये पता नहीं क्या ही हो गया, मैं दिख रहा हूँ क्या सही से? नो सर, आप पॉज हो गए, आपका मतलब वीडियो पॉज हो गया। हाँ वही वही मेरे को दिख रहा है कि वीडियो कुछ तो हो गया, रुक जाओ। हाँ ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। जैसे सर क्वांटम में सर मोस्टली सर हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो सर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उन लोग का, उनका स्पीड इतना ज्यादा होता है ना कि सर उसका मास है ना सर चेंज हो जाता है। सर जैसे हम लोग अभी NLM में सर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़े थे कि मास है ना सर स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जब वो स्पीड उसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाता है तो। ठीक है, डायनेमिक मास जो होता है वो डिपेंड करता है यस आपके सर। पास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो यस थ्योरेटिकल सर। बात हो गई। ठीक है, मतलब उस बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मतलब हमको ये फील नहीं आता,
आपने बोल दिया कि सर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता, आपने बोल दिया कि ये वैलिड नहीं होता, हम कैसे मान लें कि हमने एक बॉल को दीवार पे मारा वो वापस मेरे पास नहीं आएगी? आप कैसे बोल रहे हैं कि सर हाई स्पीड में चलेगा बॉल तो वो दीवार पे मारेंगे तो वापस नहीं आएगा? ठीक है, ज्यादा तेज होगा तो दीवार को वो अलग बात है, पेंट्रेट करके चले जाए वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, ये कैसे, चलो मैं इतना स्ट्रॉन्ग दीवार बनाऊंगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी जाके वहां टकराएगा तो वापस आ जाए मेरे पास। तो ऐसा कैसे, मतलब कोई फीलिंग वाली चीज मुझे ऐसा बता सकते हो जिससे ये लगे कि सर थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, लॉ वैलिड नहीं होता? मैं ऐसे रैंडम से पूछ रहा हूँ यार, क्योंकि वो चीजें ना मेरे लिए भी मतलब टिपिकल हो गई है, वो फील दिला पाना कि क्वांटम अलग होता है। मतलब ये देखो, एक चीज क्या है ना कि किसी महान इंसान ने कहा है कि जिसने, जो कहता ना कि वो क्वांटम समझ लिया तो समझो वो क्वांटम नहीं समझा। ठीक है, किसकी लाइन से ये मुझे याद नहीं आ रहा, किसी की लाइन से, किसी की बहुत अच्छी लाइन से ये कि किसी ने बोल दिया कि मुझे क्वांटम आता है, मतलब समझ लो उसको क्वांटम बिल्कुल नहीं आता है, पॉसिबल ही नहीं, क्वांटम को समझा नहीं जा सकता, ऐसी वाली कहानी है। ठीक है, मतलब जिस इंसान ने क्वांटम को बनाया, जिस इंसान का ये देन था क्वांटम, वो इंसान लास्ट में क्वांटम से इरिटेट होकर छोड़ दिया। श्रोडिंगर साहब जिन्होंने क्वांटम की थियरी दी, ठीक है, उनका एक एक्सपेरिमेंट है, किसी को पता है कैट एक्सपेरिमेंट? कैट पॉइजन, यस सर, पता है? श्रोडिंगर कैट, यस सर, हाँ, श्रोडिंगर कैट वाला, ठीक है। यस तो जो सर। श्रोडिंगर कैट जब हुई, जब श्रोडिंगर की कैट साफ हो गई, तो उनको लगा यार मैं ऐसे चीज में आ चुका हूँ जिस चीज को समझा पाना या जिस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्वांटम के लिए, कहते हैं ना, क्वांटम की सीड तो डाल दी, लेकिन उसके बाद वो हाथ खड़े कर दिए कि भाई छोड़ दो। तो लास्ट वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्वांटम में, मतलब क्वांटम की शुरुआत उस इंसान ने की है, लेकिन उसके बाद उस क्वांटम को उन्होंने छोड़ दिया कि भैया ये छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस पे दिमाग मारना बेकार है। बट वही बात है, बाद में फिर बहुत लोग आए और उसको रिसर्च कर करके आगे लेके चले गए। तो ठीक है यार, मतलब समझ में आता है कि सर क्वांटम है, मतलब कुछ तो भारी भरकम सा चीज है। लेकिन ऐसे कोई बोलता है ना कि यार कोई ऐसी चीज जिसे फील हो पाए कि हाँ यहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता, या इस तरीके से उसका लॉ यहाँ फेल हो जा रहा है, कोई ऐसी चीज मुझे समझा सकते हो? या समझा नहीं सकते, मुझे मतलब डिस्कशन करना है बेसिकली। ठीक है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, एनीवे मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, जब हम कॉलेज में गए थे ना, तो उस समय की बात है, ठीक है। उस समय एक प्रोफेसर थे हमारे, पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, डॉक्टर NR लाल। ओके, तो वो एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने मतलब 2 लेक्चर तो प्रॉपर इसी बात पे दिया था कि क्लासिकल फिजिक्स और जो क्वांटम फिजिक्स है, वो क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों बिल्कुल अलग दुनिया की चीजें हैं, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। और फिजिक्स के पार्ट्स कर करके उन्होंने समझाया। क्या बोलना चाहता है भाई? सर कैट एक्सपेरिमेंट क्या था? अरे कभी फुर्सत बात करें कैट एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। तो उनका एक जो एक्सपेरिमेंट, मेरे को मतलब 2 लेक्चर का कुछ भी याद नहीं है, बट उनका एक एक्सप्लेनेशन मेरे को याद है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताना कि क्या उससे कुछ ऐसा फील हो पाता है, तो मैं ट्राई करूंगा, वरना ट्राई नहीं करूंगा फिर किसी को बताने के लिए ये, क्योंकि तुम 12th क्लास में हो तो तुम शायद उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास 2 बॉडी है, ये A है, ये B है, ठीक है, ओके। फुर्सत में होना कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको जल्दी है जाने की, ठीक है। तो ये 2 बॉडी है, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, ओके, ठीक है। अब बोला गया, यहाँ बात करने वाला सिंपल ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सर अपने को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कितना होता है? तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है G m बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लो R, तो R² के बराबर होगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर इसमें समस्या है? कोई ऐसा है? ऐसे पूछ रहा हूँ सर, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पहले चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो चीज पहले ध्यान दो। क्वांटम लॉ ये बोलता है, क्वांटम में सबसे पहली चीज ये तो अपने को पता है कि भैया क्वांटम आने का मतलब क्या है, कि पहला स्टेटमेंट की दुनिया में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती है। ये सही है? कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि नहीं सर ये गलत है? सही है। दूसरी चीज,
कि अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती है, मतलब क्या मैं किसी को फोन करूं यहाँ से, या जो मैं भी बोल रहा हूँ वो आपके पास आवाज जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से तेज चली जाए आपके पास? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। मतलब आपके पास जो आवाज या आपके पास जो इंफॉर्मेशन भी जा रही है या फिर कहीं भी इंफॉर्मेशन जो जाती है वो कैसे जाएगी? एट मैक्स क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो फाइनली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होकर तब जाकर ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो क्या है? लाइट तो उसी के खानदान का एक पार्ट है लाइट, ठीक है? तो बेसिकली स्पीड तो उसकी भी वही होती है। तो अपन इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको भी अपन स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं भेज सकते। ये सही है? ये एक्सप्लेनेशन सही है? कुछ गलत बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इस आर के बारे में। मान लो ये जो दोनों बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की मैं वैल्यू ले रहा हूं 5 लाइट ईयर्स। ठीक है? ये जो दोनों बॉडी है ए और बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर तो समझ में आता है सबको कि सर लाइट ईयर क्या चीज है, ठीक है? कोई ऐसा है जिसको लाइट ईयर में समस्या है? कोई ऐसा जो कहना चाहता सर लाइट ईयर समझ में नहीं आता? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 लाइट ईयर्स, ठीक है? और मैं मान लो कि आज कितना डेट है, आज है अपने पास 18 अगस्त, ठीक है? तो मैं 18 अगस्त को मैं यहाँ पे फोर्स कंसिडर कर रहा हूं ए पे बी के वजह से। फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए कंसिडर कर रहा हूं, तो मुझे फोर्स ऑन ए जो दिख रहा है वो इतना दिख रहा है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर समस्या है ये मुझे समझ में नहीं आया? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मान लो ये ए था ये बी था, तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? तो सर जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा। कोई क्लियर है ना ये चीज? तो चलो मान लो मैंने क्या किया कि आज ही मैंने क्या किया कि ये वाला जो मास था, इस वाले मास को मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं थोड़ा आगे लेके चला आया, मैं इस जगह लेके चला आया, ठीक है? आज ही। तो जब मैं इस मास को इस जगह लेके चला आया तो मेरे पास जो ये आर की वैल्यू है, जो दोनों के बीच में जो आर की वैल्यू है, वो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सर ये जो आर की वैल्यू है, मान लो ये मैं डेल्टा आर लेके आया हूं, सम मीटर्स, मान लो समथिंग या सम किलोमीटर्स भी ले लोगे तो कोई समस्या नहीं है, कुछ किलोमीटर में आगे लेके चला आया फॉर अ टाइमिंग, ठीक है? तो ये डेल्टा आर, तो ये आर की जो वैल्यू है, ठीक है, ये अपने पास कितनी हो चुकी है? तो सर ये हो चुकी है आर माइनस डेल्टा आर। ये जो सेकंड आर डैश है, जो सेकंड वाला जो आर डैश है, उस आर डैश की वैल्यू कितनी हो चुकी है? आर माइनस डेल्टा आर। चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर समस्या समझ में नहीं आया? चलो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मैं आज इसको लेके यहां से यहां आ गया, अब बताओ आज ही इसके ऊपर फोर्स कंसीडर करके मुझे बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कितना है, तो तुम इसके ऊपर फोर्स कितना बोलोगे? दो चीजें, इसके अकॉर्डिंग फोर्स जो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो फोर्स आ रहा है, फोर्स ये मतलब फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है जी एम एम बाई आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है? ये मैंने जब इसको डिस्प्लेस कर दिया तब, ठीक है? अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि बताओ ये भाई साहब जब मैंने डिस्प्लेस नहीं किया था तो कितना फोर्स फील करेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद कितना फोर्स फील करेगा? फटाफट बताओ कौन सा वाला फील करेगा? 1 वाला फील करेगा, 2 वाला फील करेगा डिस्प्लेसमेंट देने के बाद? देखो हो सकता है बहुत लोग टॉर्चर हो रहे होंगे। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे है ग्लिच। कैसे? बेटा इसको कुछ मीटर में चलाया
तो इसको पता कहाँ चला कि कुछ मीटर चला? इसको तो पता कब चलेगा? 5 साल बाद पता चलेगा कि ये कुछ मीटर आगे आया था। जब इसको 5 साल बाद पता चलेगा कुछ मीटर आगे आया था, तब जाके इसका जो फोर्स है, तब तो ये फोर्स होगा Gmm/r माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर। लेकिन जब मैंने चलाया था तो क्या इसको पता चल गया था कि आपने इसको आगे बढ़ा दिया? इंफॉर्मेशन ही इसके पास नहीं पहुंची है। इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती, तो अगर लाइट की स्पीड से भी जाएगी इसके पास इंफॉर्मेशन कि ये थोड़ा आगे आ चुका है, तो उसको पहुंचते पहुंचते 5 साल लग जाएंगे। चलेगा? तो जब उसको पहुंचते पहुंचते 5 साल लग जाएंगे, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड हुई? क्या ये इक्वेशन सही है? क्या हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो अपने पास ये होगा? नहीं सर, ये तब बोलेंगे जब अपने पास ये 2020 ना होके 2025 हो जाए। तो 18 अगस्त 2025 को हम जरूर बोल सकते हैं कि सर 18 अगस्त 2025 को हम जरूर बोल पाएंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इतना है, लेकिन उससे पहले इतना है। चलेगा? ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि देखो यहाँ पे वो फ्रेम वाली कहानी आ गई। अगर यहाँ सोच के देखो तो बोलते हैं ना कि टाइम एक फ्रेम है। देखो उस टाइम फ्रेम का असर दिख गया तुमको कि टाइम को फ्रेम कैसे लिया गया। ठीक है, कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चीजें बदल गई हैं। अब यहाँ तुम सोच के देखोगे ना, अच्छा चलो यही सेम कहानी मैं पूछता हूँ, इसके ऊपर फोर्स कितना है? इसको फोर्स कितना फील होगा? सेम कहानी है, इसको फोर्स कितना फील होगा? तो सर इसको भी फोर्स कितना फील होगा? इतना ही फील होगा। इतने में कोई कहना चाहता है कि नहीं सर जादू हो गया? कोई ऐसा कहना चाहता है सर जादू हो गया? कोई ऐसा कहना चाहता है कि सर ये जादू हो गया कि इसको फोर्स कितना फील होगा? इतना होगा कि इतना होगा? आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज है कि इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, मतलब मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं इंट्रोड्यूस करके बताता हूँ। तुम देखना तुमको अच्छा लगे ना लगे, आई डोंट नो, मुश्किल है, बट ठीक है। चलो, तो सर इसको भी फोर्स जो फील होगा इतना ही होगा, इसको जो फोर्स फील होगा वो इतना ही होगा, अगर इसको कुछ मीटर आगे लेके चले आए। अब मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड की। पढ़े हो ना ग्रेविटेशनल फील्ड? तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बोलता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये होता है अपने पास जी। मैं इसकी फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं कि इसका फील्ड कितना होगा, तो मैं इसका फील्ड लिख रहा हूं जी m/r²। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर समस्या है, मेरे को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर समझ में नहीं आया? ये क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? ये तो प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी है कि सर ये जैसे जैसे डिस्टेंस को आप चेंज कीजिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से बदल जाएगा। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैं दोनों ही के लिए लिखता हूं। तो सर यहां पे तो जो होगा वो ये होगा, लेकिन एट दिस पोजीशन ग्रेविटेशनल फील्ड में ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे और ये हो गया सेकंड पोजीशन पे, कि फील्ड एट सेकंड पोजीशन। तो मैं फील्ड एट सेकंड पोजीशन में ऐसे लिख लूं। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर इसमें समस्या मेरे को समझ में नहीं आया? फील्ड एट सेकंड पोजीशन, इस पोजीशन पे, ये अपने पास फर्स्ट पोजीशन है, ये अपने पास सेकंड पोजीशन है। ये फील्ड क्लियर है? चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स वो फील करता है वो कितना फोर्स फील करता है? तो सर मास इनटू दैट फील्ड, मास इनटू दैट फील्ड यही होता है ना फोर्स, मोटा मोटी बोले तो। वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहा मैं, ठीक है, मोटा मोटी में बात करूं वेक्टर्स के टर्म। ये मत बोलना कि सर आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब लिखो, मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्शन वायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे फील्ड जो था वो इतना था, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड है वो इतना है, ठीक है। जब मैं इसको यहां से यहां लेके चले आऊंगा तो इसके ये जो फील्ड के कारण फोर्स फील करेगा, ध्यान देना स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है। पहले मैं बोलता था कि इस ऑब्जेक्ट के कारण जो ये फोर्स फील करेगा, तो डिस्टेंस कितना कम हुआ उसके ऊपर डिपेंड किया कि डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन क्या इसके पास पहुंचा? तो नहीं पहुंचा।
तो फोर्स इतना रह गया, फोर्स इतना ही रह गया। अब इसको मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं, अब इसको ना इस ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसको मतलब है कि मेरे सब जगह फील्ड कितना कितना है। तो इसको पता है कि यहाँ पे फील्ड इतना है, यहाँ पे फील्ड इतना है। यहाँ से जैसे ही मैं इसको कुछ मीटर आगे ले गया, मेरा फील्ड बदल गया। तो मेरा जब फील्ड बदल गया तो ये जो फोर्स फील करने वाला है बी, वो फोर्स भी बदल जाएगा, और वो जो फोर्स हो जाएगा बी का एट सेकेंड पॉइंट ड्यू टू फील्ड, ये कितना मैं लिख सकता हूं, जी एम अपॉन आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर इनटू छोटा एम। ये समझ में आ रहा है जो लास्ट वाली चीज लिखी है? मैंने क्या बोला है कि इसके फील्ड के वजह से ये जो फोर्स यहां फील करता था और यहां जो फील करता था वो वैल्यू बदल गई। वो वैल्यू कितनी होगी, तो जी एम आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर इंटू एम। ये क्लियर है? कोई ऐसा कहना चाहता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर ये चीज समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो गुड। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? ये भाई साहब का फोर्स जो है वो इसके फील्ड के वजह से, क्योंकि इसका फील्ड फिक्स था, यहाँ पे इतना, 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 ठीक है। तो ये इसके फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ये इसके फील्ड में जैसे एंटर किया तो इसका जो फोर्स था, इसके ऊपर जो फोर्स था वो बदल के हो चुका है जी एम आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर इंटू एम, ये हो चुका है। लेकिन इसको यहां पे जब तुमने शिफ्ट किया तो इसका जो फील्ड का चेंज हुआ, ये जब यहां से यहां गया तो इसका भी फील्ड जो मान लो यहां पे पहले से था वो बदलेगा, ठीक है। वो बदलेगा तो बदलने का इंफॉर्मेशन इसके पास जाते जाते 5 साल लग जाएगा। 5 साल लग जाएगा, मतलब कि इसके पास इसके वजह से फील्ड भी बदला, उसको 5 साल बाद पता चलेगा। तो ये तो भैया अभी भी यही फोर्स फील कर रहा है जी एम बाई, सॉरी, ये तो अभी भी यही फोर्स फील कर रहा है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा फोर्स फील कर रहा है, जी एम आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर इंटू एम। अब देखो ये दोनों चीजें, क्या ये दोनों चीजें न्यूटन के नियम को सेटिस्फाई करती हैं? कि सर न्यूटन बाबा तो कहते थे कि दो चीजें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं तो बराबर और इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएंगी, लगा रही हैं क्या यहाँ पे? मुझे फटाफट बताओ ये चीज कि सर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रही हैं क्या? लगाएंगी 5 साल बाद, अभी तो नहीं लगा रही है। ये समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा कर दिया क्या यार? पूरी क्लास गायब हो गई, हाथ खड़ी कर दी, सर छोड़ो, रहने दो, ना हो पाएगा। ये समझ में आया या जादू हो गया, मेरे को ये बताओ। थर्ड लॉ को फॉलो नहीं किया, ठीक है। दिख रहा है आपने को सर थर्ड लॉ को फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं फॉलो किया? क्योंकि इसका तो इसको तो पता चल गया कि इसका फील्ड बदला है तो उसके फील्ड में घुस गया, तो इस पे फोर्स पता चल गया, इस पे फोर्स पता नहीं चला। एक और भी चीज यहाँ से समझ में आ गई, हमें फील्ड पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो यही फील्ड का इंपॉर्टेंस था। जब इसके ऊपर सिर्फ इसका फोर्स पता करते थे, जब इसके ऊपर सिर्फ इसका फोर्स पता करते थे तो समस्या था। लेकिन जब इसके ऊपर फोर्स ना पता करके इसका फील्ड हम पढ़ने लगे तो हमको पता है कि डिस्टेंस के साथ इसका फील्ड भी बदलेगा, तो फील्ड भी बदलेगा तो इस पे फोर्स भी बदलेगा, वो समझना अपने लिए आसान हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर बिना फील्ड के हम फोर्स पढ़ते थे तो इसके पास ये इंफॉर्मेशन आते आते 5 साल लग जाता कि ये जो है इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इसके ऊपर फोर्स का अमाउंट भी बदल जाएगा, बढ़ जाएगा फोर्स का अमाउंट। वो इंफॉर्मेशन भी इसके पास नहीं पहुंच पाई, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमको ये बताती है कि भाई साहब बाबा न्यूटन कहीं ना कहीं कुछ मायने में गलत थे। चलेगा? ये समझ में आया? बाउंसर हो गया। कौन कौन है किंग? कौन है भैया किंग? जरा ऑडियो ऑन करो सारे के सारे। प्रत्युष, शुभांगी, तान्या, कुछ खोपड़े में गया या पार कर गया? ईमानदारी से बताना, सब पार कर गया। ऐसा है क्या? गया? क्या बात है यार, सर काइनेटिक्स तो नहीं जाता लेकिन ये चला गया। ठीक है, तो ये मुझे एग्जांपल हमेशा याद रहता है यार। ठीक है, ये एग्जांपल मुझे हमेशा, मतलब मुझे फील हुआ कि शायद ये एग्जांपल यूज कर सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि पहले तुम पे एक ट्रायल ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा मजा आता है इन चीजों में, क्या बात है। मुझे भी अच्छा लगता है यार ऐसी ऐसी चीजें।
ठीक है, इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में भी जा समझ सकते हो, किसी और के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम जिस रिस्पेक्ट में चाहो उस रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में बात कर लेते, मास ले लिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में बात कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ से फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, कि फील्ड का बहुत बड़ा बहुत मतलब जबरदस्त का रिलेशन है इस क्वांटम के साथ में। ठीक है, फील्ड एक्चुअल में क्या है, एक एनर्जी का बनाया हुआ एक घेरा है, एक एनर्जी का घेरा है जो कोई भी मास वाला या चार्ज वाला पार्टिकल अपने अगल बगल बनाता है। ठीक है, एनीवेज चलो ये बात की बात है, वहीं से फिर बहुत सारी थ्योरीज भी निकल के आती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे न्यूटन बाबा गलत हो चुके हैं अपने। ठीक है, तो अपन आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बकवास कर लिए हम लोग। चलो ठीक है, एनीवेज समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो दिमाग में से भूल जाना इसको कि सर कुछ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कुछ तो फालतू सा बकवास कर रहे थे। सर कहाँ पढ़ाएंगे, सब कॉलेज में पढ़ाएंगे बेटा, जब कॉलेज में जाओगे, अच्छे IIT में जाओगे तो पक्का पढ़ाएंगे। ठीक है, कानपुर वानपुर में तो अच्छे रिसर्च लैब भी हैं यार। चलो ठीक है, तो मैं सभा समाप्त करता हूँ। ठीक है, बाय बाय। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलो ठीक है।